रेडी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए हम लोग का पाचन तंत्र का दूसरा लेक्चर है और पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का तीसरा लेक्चर है। क्लियर? तो इसको आज पाचन तंत्र को हम लोग डिटेल में पढ़ के खत्म करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बताए थे, इसमें सब कुछ बता दिए थे कि मुख हुआ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लिए थे। मुख में क्या क्या पाया जाता है? लार, दांत और क्या पाया जाता है? जीभ। पढ़ लिए हैं डिटेल में। अब इसके बाद से भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में। तो ग्रास नली को भी डिटेल में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ग्रास नली में कितने पाइप? 2 पाइप, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप, यानी वायु नली और भोजन नली। वायु नली पे कौन सा ढक्कन पाया जाता है? एपिग्लॉटिस। कौन सा? जैसे भोजन जैसे करते हैं तो वायु नली पे एक ढक्कन लग जाता है, उस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस। क्लियर है? वायु नली में क्या भोजन का पाचन होता है क्या? नहीं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमाशय। अब यहां से भोजन कहां सरक के गया? अमाशय। क्रमाकुंचन गति से होते हुए कहां चल जाता है? अमाशय। अब इसको क्रमाकुंचन गति बनाने के लिए जरूरत क्या था? तो जानिए इसका मतलब। जैसे मान के चलिए भोजन हम खा रहे हैं तो डायरेक्ट यहां से गिरता तो छल दे करता, पूरा अमाशय में जाता। तो जैसे ऊपर से कुछ गिराते हैं तो धड़ाक दे करता है जी, तो वैसे यहां से खाते लो तो धड़ाक दे जाके गिरता तो घबरा जाता। तो इसीलिए इसमें बना दिया गया है ऐसे क्रमाकुंचन गति। क्या बनाया गया है? क्रमाकुंचन गति। क्या बनाया गया है? क्रमाकुंचन गति। क्लियर है सभी को? तो क्रमाकुंचन गति से कहां चला जाता है? अमाशय में। अमाशय को पेट कहा जाता है, स्टमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाशय को क्या कहा जाता है? पेट या स्टमक। अब सुनिए, अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है। कोई पूछेगा कि अमाशय के अंदर, यहाँ अमाशय है ना जी, इस अमाशय में कितना घंटा भोजन रहता है? बताइए बाबू। 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा। क्लियर है सर ये बच्चों को? अगला, यह थैली नुमा आकृति का होता है। कैसा होता है ये बाबू? थैली नुमा। जैसे थैली नहीं होता जी, बाजार करने जाते हैं तो उसमें कभी लहसुन, प्याज, मरचा, तेल, मसाला एक ही थैली में सारा भर लेते हैं। तो हम भी लोग जितना मुर्गा, मछली, हैनम तेनम खाते हैं, सब कहाँ स्टोर होता है? बोलो। अमाशय में। कहाँ पे? अमाशय में। बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी बच्चे को? तो ये क्लियर हो गया सभी को? तो यह थैली नुमा आकृति का होता है। कैसा होता है? थैली नुमा आकृति का। क्लियर? अमाशय के 3 भाग होते हैं। जो अमाशय होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है बाबू? 3। कितने भागों में? क्लास में ही याद कर लेना है। तुम कहाँ इधर उधर हो रही हो? यहीं पे तो बैठे हैं। इतना मारेंगे ना कि रद्द हो जाओगे। तो बताओ, यह थैली नुमा कितने प्रकार के होते हैं? यानी अमाशय कितने भागों में बटा होता है? कौन कौन? पहला बताइए। कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। बोलिए। कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। बोलिए। कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। ये कहाँ क्या होता है? इसका कार्य क्या है? इसको डिटेल में हम लोग समझें। तो अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि अमाशय के अंदर ये कैसे होता है। तो ये हम लोग का अमाशय का स्ट्रक्चर है। अमाशय के अंदर सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक। बीच वाले भाग को फंडिक। क्या कहते हैं? फंडिक। और नीचे वाले एकदम भाग को पाइलोरिक। तो देखिए 3 गो हो गया हमारे। कितना भाग? 3 भाग। तो अमाशय के कितने भाग? 3। पहला कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब फंडिक में एक चीज पाया जाता है, रुचि। क्या पाया जाता है? ये भोजन को रोकने में कार्य करता है। मान के चलिए भोजन यहाँ से सरकते सरकते आया तो यहाँ से धड़ाक दे नीचे चल जाता है कि नहीं? तो ये रुचि क्या कर देता है? इसको रोक के रखता है, यानी भोजन को वहां पे रोक के रखता है। यही ना 4 घंटा रोकता है जी, नहीं तो सड़क के नीचे नहीं चला जाता। तो वो कौन रोकता है? रुचि। कौन रोकता है? रुचि। अगला पॉइंट, और इसका कार्य क्या है? तो रुचि का कार्य ये होता है हमारे बॉडी में, जैसे हम लोग रुचि, जैसे भोजन हम लोग नहीं करते हैं ना, भोजन हम लोग अगर नहीं किए, व्रत है, तो देखिएगा थोड़ा सा डाउन होने पे थोड़ा पेट दर्द करता है, ऐसे गड़ता है, साइड से चुभता है। तो यही फंडिक क्या हो जाता है? सॉरी, रुचि क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। और खड़ा होकर तब पेट में क्या होता है? यही चुभता है। समझ में आया? तो रुचि क्या करता है? चुभता है और भोजन को रोकता है। क्लियर है सभी को? अब सबसे पहला हम लोग देखते हैं कार्डियक। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? कार्डियक। तो देखिए
कार्डियक, इसमें HCl निकलता है। क्या निकलता है? डाइल्यूट HCl निकलता है। क्या निकलता है? डाइल्यूट HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और कीटाणुओं को मार देता है। जैसे सुनिए मेरा बात, आप पिछले क्लास अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। वो भोजन को नष्ट कर रहा था, यानी कीटाणुओं को क्या कर रहा था? नष्ट। भोजन को नष्ट नहीं जी, कीटाणुओं को नष्ट कर रहा था। तो वहां से अगर कोनो थेथर कीटाणु है, एंट्री कर गया अंदर, तो कौन मारेगा? कार्डियक में के कौन मारेगा? कौन मारेगा? HCl। तो कोई पूछेगा कि बताइए यहां से कीटाणु अंदर प्रवेश करेगा तो पेट में कौन मारेगा? HCl। कौन मारेगा? डाइल्यूट HCl। तो कीटाणुओं को मार देता है कौन? HCl। कौन मारता है? HCl। याद हो गया सभी को? तो कोई पूछेगा HCl रस किससे निकलता है? कार्डियक से। किससे? कार्डियक से। और ये HCl जब निकलता है तो इसका कार्य क्या होता है? कीटाणुओं को मार देना, कीटाणुओं को मार देना। क्लियर है सभी बच्चे को? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? HCl निकलता है और कीटाणुओं को मार देता है और ये भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। सारे बच्चे को क्लियर है इसमें? किसी को डाउट है? अब दूसरा हम लोग देखें, पहला याद हो गया सभी को, तो दूसरा देख रहे हैं फंडिक। क्या देख रहे हैं? फंडिक। बताइए क्या देख रहे हैं? फंडिक। इसमें कांटेनुमा रुचि पाई जाती है। पहले ही बताया फंडिक में क्या पाया जाता है? कांटेनुमा रुचि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रुचि। क्या पाई जाती है? कांटेनुमा रुचि पाई जाती है। भोजन को रोक कर रखता है, यही ना फंडिक में, ही ना रुचि भोजन को रोकता है जी। तो भोजन को कौन रोकता है? कोई पूछे तो क्या बताइएगा? बोलिए तेज। फंडिक। कौन रोकता है? फंडिक। अगला, जब हम भोजन नहीं करते हैं तो रूजी खड़ी हो जाती है और रूजी चुभने लगती है। क्या हो जाती है? रूजी चुभने लगती है। समझ में आया सभी को? वो खड़ा हो जाता है और क्या होने लगता है? पेट में चुभने लगता है। जैसे हम लोग भोजन नहीं करते हैं तब, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो भोजन हम नहीं करते हैं तो क्या होता है? बोलिए। कांटेनुमा रुचि जो होता है वो क्या हो जाता है? रुचि क्या हो जाती है? खड़ी हो जाने लगे। खड़ी होके क्या होता है? चुभने लगता है। बताइए किसी को डाउट है? तब ये बताइए अमाशय के कितने भाग? 3। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो हम लोग कार्डियक देख लिए और फंडिक देख लिए। फंडिक का काम क्या होता है? तो इसमें कांटेनुमा रुचि पाया जाता है। सबको पता है, पीछे दिखाए हैं कि कांटेनुमा रुचि, ये देखिए कांटेनुमा रुचि पाया जाता है। फंडिक में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो बताइए किसी को डाउट है? और ये चुभने लगता है, क्या होता है? अब लास्ट भाग का नाम है हम लोग का पाइलोरिक। क्या नाम है? पाइलोरिक। बताइए लास्ट पॉइंट का नाम क्या है? पाइलोरिक। तब पाइलोरिक क्या होता है इसके बारे में समझिए। ये जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। बाहर से आकर जुड़ा होता है। क्या होता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और इसी से जठर रस निकलता है। अब ग्रंथि पाया जा रहा है तो रस निकलेगा, एंजाइम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ। तो उससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है बाबू? जठर रस निकलता है। अगला, जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? कितने जठर रस निकलते हैं? कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। तब ये बताइए, कोई पूछेगा जठर रस से कितने रस निकलते हैं? 2। रेनिन और पेप्सिन। कितने पाए जाते हैं जठर रस में? कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। कोई पूछे कि जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है। तो कितने रस होते हैं? 2। रेनिन और पेप्सिन। बताइए किसी को डाउट है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेनिन। क्या देखते हैं? रेनिन। आप लोग गौर किए होंगे कि बच्चा पीता है माँ का दूध, तुरंत पिएगा दूध, उगलेगा तो दही। ये कैसे मुमकिन है? जैसे उल्टी करेगा तो क्या हो जाता है? दही। ये कैसे कर देता है? तो रेनिन का कार्य होता है। ये कौन दूध से दही को कौन बदल देता है? रेनिन। कौन बदलता है? देखना छोटे बच्चों को, दूध पीता है सब, उल्टी करता है सब दही। क्यों? उसमें कौन क्या पाया जाता है? रेनिन। तो दूध को दही में कौन बदल देता है? रेनिन। कौन बदलता है? रेनिन। याद हो गया सभी को? तो कोई भी पूछे कि रेनिन का काम क्या होता है? तो दूध से दही बदलना, दूध को दही में बदलना।
दूध से दही में बदलना। क्लियर है? अगला दूसरा पढ़ेंगे पेप्सिन। क्या पढ़ेंगे? पेप्सिन। क्या पढ़ेंगे बाबू? पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? तो प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है? ये प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। कौन पचाता है? बताइए, किसी को डाउट है? याद हो गया ये टोटल? बताइए। तो पाइलोरिक का भी हम लोग डिटेल में देख रहे हैं पाइलोरिक को। तो ये बताइए, अमाशय के कितने भाग? 3। पहला कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक का काम क्या क्या होता है? तो कार्डियक से क्या क्या निकलता है बताइए? HCl निकलता है। और क्या करता है? वो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। कीटाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को। और फ्रंडिक में बताया कि फ्रंडिक में क्या उसमें क्या पाया जाता है? कांटेनुमा रुचि पाई जाती है। रूजी। क्या पाई जाती है? रूजी। वो रूजी क्या होता है? भोजन को रोक कर रखता है। भोजन को। और वही रूजी अगर भोजन हम ना करें तो रूजी खड़ा हो जाती है। क्या हो जाती है? खड़ा होकर पेट में चुभने लगता है। पेट में चुभने लगता है। आप पाइलोरी को डिटेल में पढ़ा दिए कि दूध से दही कौन बदलता है? रेनिन। और प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे छोटी आंत, क्योंकि यहां से हम लोग अमाशय का स्ट्रक्चर खत्म। अमाशय को डिटेल में पढ़ ली। अब भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत, तब बड़ी आंत। तो छोटी आंत को डिटेल में अब देखेंगे। क्या देखेंगे? छोटी आंत को पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो देखिए, छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है सभी को? तो इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या भोजन इसके बाद भी पचता है क्या? नहीं। लास्ट पाचन कहाँ होता है? और स्टार्टिंग कहाँ होता है भोजन का? मुख गुहा में। और मुख गुहा में कहाँ? दांत। और भोजन का लास्ट पाचन कहाँ होता है? उसके बाद नहीं पचेगा। छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ? इलियम। कहाँ? इलियम। अब इलियम क्या है इसके बारे में अभी समझेंगे लोग। क्लियर है? तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम लोग छोटी आंत को देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पहला क्लियर है सभी को पॉइंट? अब देखिए, छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। कितने भागों में? छोटी आंत का स्ट्रक्चर यहां देखिए। और ये कितने भागों में बटा है? 3। कितने? 3। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। पहला का नाम डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग? 3। कौन कौन? डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। सुनिए, हिंदी में भी याद कर लीजिए, लेकिन एक्चुअली में ये देवनागरी लिपि में ऐसे ही देता है एग्जाम में, डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। समझ में आया? लेकिन हिंदी में भी याद कर लिए, पता चले कि हो जाए हिंदी में दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हिंदी भी याद करना जरूरी है। तो हिंदी में याद कर लीजिए। इसको क्या कहते हैं? पक्वाशय, ये जेजुलम और इलियम। यही बस एक चेंज है। नहीं तो जेजुलम को जेजुलम इंग्लिश में बोलते हैं, इलियम को इलियम इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन यही डिओडिनम को हिंदी में क्या कहते हैं? पक्वाशय। क्या कहते हैं? पक्वाशय। बकवासे नहीं रे गधा सब कह रहा बकवास है। बकवासे नहीं, क्या? पकवास है। क्या होता है? तो बताइए, छोटी आंत के कितने भाग? 3। डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। पक्वाशय, जेजुलम, इलियम। पक्वाशय, जेजुलम, इलियम। पक्वाशय, जेजुलम, इलियम। पक्वाशय, जेजुलम, इलियम। याद हो गया सारे बच्चों को? ये छोटी आंत का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। अमाशय से यहां से भोजन आके कहाँ आ गया? छोटी आंत में डिओडिनम, जेजुलम, इलियम। डिओडिनम सबसे ऊपर वाला भाग है, बीच वाला भाग जेजुलम है, सबसे नीचे वाला इलियम है। इसके बाद से भोजन कहीं पचता है? नहीं पचता है। बताओ, किसी को डाउट है? आगे ले चले। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पे पाया जाता है ग्रंथि। हम बताए थे पीछे स्ट्रक्चर, जब हम बताए थे स्ट्रक्चर में कि इस पे क्या पाया जाता है? ग्रंथि पाई जाती है। देखिए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए ये अमाशय है। अमाशय है कि नहीं है? ये अमाशय के ऊपर ही पाया जाता है। जस्ट देखिए, यकृत। क्या पाया जाता है? लीवर। क्या पाया जाता है? लीवर। लीवर में ही क्या पाया जाता है? पित्ताशय। क्या पाया जाता है? पित्ताशय। और इसी के जस्ट नीचे पाया जाता है अग्न्याशय। क्या पाया जाता है? अग्न्याशय। और यही है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। तो ये बताइए, इस पे हम लोग ये दोनों को निपटा दें, अग्न्याशय और ये क्या, यकृत और पित्ताशय, ये तनी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद से छोटी आंत को पढ़ेंगे। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? बताइए। तो सबसे पहला
यकृत। क्या पढ़ेंगे? यकृत यानी लीवर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं बाबू? लीवर। यह देखिए, मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? क्या होती है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। क्या होती है? यकृत। तो कोई भी पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। क्या होती है? यकृत। और इसका लगभग भार कितना होता है? भार वजन कितना होता है? 1.5 केजी यानी 1.5 केजी का। लगभग कितना? 1.5 केजी का। कितना केजी का? 1.5 केजी का। क्लियर है सभी को? तो कोई भी पूछ दे कि ये बताइए यकृत यानी लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 कितना? 1.5 केजी का। क्लियर है? 1.5 केजी। बताओ किसी को डाउट है इसमें? अगला पॉइंट, यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनः निर्माण स्वयं कर लेता है। क्या कर लेता है? यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनः निर्माण स्वयं कर लेता है और यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। यानी लीवर में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो क्या उसको दूसरे किसी जरूरत पड़ेगा? क्या किसी से मदद लेगा? वो नहीं। अगर वो पोषण अगर अच्छा ले रहा है तो जल्दी से जल्दी उसका क्या हो जाएगा? लीवर सही हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी सबसे ज्यादा कोई पूछे कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? जैसे यहाँ हाथ कट जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर लीवर में कटेगा तुरंत फिट हो जाता है। अच्छा पोषण रहेगा तो न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा। लो समझ में आया सभी को? तो बताइए किसी को डाउट है इसमें? तो यही चीज लिखा है, यह अपने क्षतिग्रस्त यानी टूटा फूटा हिस्से को पुनः निर्माण यानी फिर से निर्माण कर लेता है। समझ रहे हैं? पुनः निर्माण, फिर से निर्माण स्वयं कर लेता है। किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं कर लेता है, खुद से कर लेता है। और यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। इसी के अंदर, यारे करेजी के अंदर नहीं देखते हो पित्त पाया जाता है? वही चीज इसमें भी क्या पाया जाता है? यकृत में ही क्या पाया जाता है? पित्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पित्त, या उसी को पित्ताशय भी कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो कोई भी पूछेगा पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? क्या अग्न्याशय में पित्ताशय पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लीवर यानी यकृत में। कहाँ पाया जाता है? लीवर यानी यकृत में। बताइए किसी को डाउट है यहाँ पे? आगे ले चले? याद हो गया ये? बताइए तो, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और अगला पॉइंट, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कौन ऐसा बॉडी का हमारा पार्ट है यानी अंग है जो पुनः निर्माण कर लेता है, यानी क्षतिग्रस्त होने के बाद खुद से ही बना लेता है? लीवर। कौन है? लीवर। और किसका वजन 1.5 केजी का होता है? लीवर का। यानी लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 केजी का। बताइए किसी को डाउट है? अब इसमें हम लोग देखेंगे पित्ताशय यानी पित्त को देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता था पित्त। अब पित्त को देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो क्या देखेंगे? पित्ताशय। क्या देखेंगे? पित्ताशय। सब पित्त आकर जमा रहता है। कोई पूछेगा पित्त कहाँ जमा होता है? जो उसमें पित्त पाया जाता है वो किस में रहता है? पित्ताशय में। पित्ताशय के अंदर नहीं पित्त पाया जाएगा जी, कि यकृत के अंदर पाया जाएगा? नहीं। किसमें पाया जाता है? पित्ताशय के अंदर। क्लियर है? अगला पॉइंट, पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। समझ में आया? यानी यहाँ पे स्टोन जब होता है, स्टोन यानी पत्थरी जिसको गांव में लोग कहते हैं, जब पत्थरी हो जाता है तो क्या दवा से ठीक हो पाता है क्या पित्ताशय वाला पत्थरी? नहीं। उसको क्या किया जाता है? काट के ऑपरेशन के द्वारा उसको हटाया जाता है, सर्जरी कराया जाता है। क्लियर है सभी को? तो किसी को डाउट है इस चीज में कि क्या पित्ताशय में कहीं हो जाए किसी को, वो क्या बोलते हैं, स्टोन हो जाए, पत्थरी हो जाए, तो दवा से ठीक होगा? नहीं होगा। बहुत कम केस में ही होता है, लेकिन लगभग नहीं होता है। तो इसके लिए उसको क्या करना? ऑपरेशन करके उसको पित्ताशय को काट के निकाल दिया जाता है। समझ में आया सभी को? बताइए किसी को डाउट है इस चीज में? अगला पॉइंट, पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन का कार्य करता है। ये पित्त जो होता है वो क्या एंजाइम है? क्या एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये भोजन को क्या करता है? पचाता है। ये क्या करता है? फिर भी ये भोजन को पचाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, कौन ऐसा जो पार्ट है बॉडी का जो 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 क्या ना एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी भोजन को पचाता है? तो किसको बताइएगा? पित्ताशय को। किसको बताइएगा? पित्ताशय को। अगला, पित्त भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है।
पित्त जो होता है वो क्या बनाता है भोजन को, क्षारीय बनाता है। और HCl क्या बनाता था, अम्लीय बनाता था। और ये क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। अब ये अम्ल और क्षार और ये सब क्या है, ये डिटेल में पढ़ेंगे लवर, किस चैप्टर में, हम लोग किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। क्लियर है सभी को, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट किसे कहते हैं। समझ में आया, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षार कहते हैं, और जो दोनों के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, यानी नमक कहते हैं। सब बताएंगे आगे। क्लियर। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.8 से लेके 8.5 तक, 7.8 से लेके 8.5 तक। कोई भी पूछ दे हमारे बॉडी में जो पित्त पाया जाता है इसका पीएच मान कितना होता है, इसके बीच में ही दिया होगा, उसी को ऑप्शन में मारना है, इसके बाद और इससे पहले को नहीं मारना है। समझ में आया। तो 7.8 और 8.5 के बीच में पाया जाता है। बताइए किसी को डाउट है तो कोई भी पूछ दे। पिच कह रहे हैं जी, पित्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए। 7.8 से लेके 8.5। तो बताइए पित्ताशय के बारे में हम डिटेल में पढ़ लिए। पित्ताशय में पित्त आकर जमा रहता है कि नहीं रहता है, और इसी के अंदर स्टोन जब हो जाता है तो क्या ये दवा से ठीक हो पाता है, नहीं। इसको क्या किया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी क्या करता है, ये भोजन को पचाता है। और पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। कैसा बनाता है। और पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.8 से लेके 8.5 तक। बताइए किसी बच्चे को डाउट है इसमें, बताइए आगे ले चलें। यहां तक सभी को याद हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं छोटी आंत। याद आ रहा है छोटी आंत, बताइए किसी को डाउट है इस चीज में। तो हम लोग छोटी आंत के 3 भाग बताए थे जी। छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। पहला का नाम क्या था, पक्वाशय, या इसी को ग्रहणी भी कहा जाता है या डिओडिनम कहा जाता है। पक्वाशय या ग्रहणी या डिओडिनम, पक्वाशय, ग्रहणी या डिओडिनम। तो सबसे पहले देखते हैं पक्वासन यानी ग्रहणी और डिओडिनम होता क्या है, तो इसके बारे में समझिए। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। सबको पता है छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग कौन होता है, पक्वाशय या ग्रहणी या डिओडिनम। क्या होता है, डिओडिनम। अगला अमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है। अब यहां से भोजन सड़क के कहा जाता है, ग्रहणी में जाता है ना, छोटी आंत के ग्रहणी में यानी डिओडिनम में जाता है कि नहीं जाता है। बताइए किसी को डाउट है। तो यह भोजन छोटी आंत में पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन कहां जाता है, ग्रहणी यानी डिओडिनम में जाता है। अगला पॉइंट, ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। बताइए कोई पूछे कि क्या ग्रहणी में कोई एंजाइम पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जबकि 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2। कितने प्रकार के, कोई भी पूछ दे कि ये बताइए ग्रहणी में एंजाइम पाया जाता है, नहीं। कोई भी पूछे कि ग्रहणी में एंजाइम पाया जाता है, नहीं। लेकिन ये बताइए इसमें क्या पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं। और कितने हार्मोन, 2 हार्मोन। कितने हार्मोन, तो ग्रहणी सबसे छोटी आंत में सबसे पहले का जो भाग था उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, 2। कितने हार्मोन, 2। पहला का नाम है बताइए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। और दूसरा का नाम क्या है, सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन। बताइए किसी बच्चे को डाउट है इसमें। अब एक एक करके ये हार्मोन दोनों देख लें कि ये आखिर छोटी आंत में पक्वाशय में ये करता क्या है। क्लियर। तो डिओडिनम में ये सबसे पहला पॉइंट कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये क्या करता है, तो यह पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है। ये क्या करता है, कहता है भाई सुनो सुनो सुनो, आखिर कोई तो उसको बताता होगा कि भोजन आया है तो तुम निकलो, भोजन को पचाने जाओ पित्ताशय में, क्योंकि पित्त भी क्या कर रहा था, भोजन को पचा रहा था। तो उसको उत्तेजित कौन करता है कि भाई तू निकल निकल, तो ये कौन कहता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। समझ में आया। अरे पित्ताशय में ये जाके कहता है कि पित्त को निकलने के लिए, तो ये कौन जाके कहता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। छोटी आंत का ग्रहणी जो होता है वो कहता है किसको, वहां देख रहे थे पित्ताशय जो यकृत में पाया जाता था, उसको कह रहा है कि तुम पित्त निकलो। ये कौन कह रहा है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। वही चीज लिखा हुआ है, यह पित्ताशय से
पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है, उत्तेजित यानी निकलने के लिए कहता है। क्लियर है सभी को? अगला, ताकि भोजन क्षारीय हो सके, तभी ना भोजन क्षारीय होगा जी, जब पित्त निकलेगा तभी ना क्षारीय होगा, तो वही आता है तो क्या बन जाता है, भोजन क्षारीय हो जाता है। बताइए किसी बच्चे को डाउट है इसमें, किसी को भी? तो पहला पॉइंट हम लोग हार्मोन देख लिए, तो पहला हार्मोन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, पित्त को निकलने के लिए उत्तेजित कौन करता है? बताओ, पित्त को उत्तेजित करता कौन है निकलने के लिए? है गधा सब, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, इतना आसान है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछता है कि पित्त को निकालने के लिए कौन कार्य करता है? पित्त को निकलने के लिए कौन उसको उत्तेजित करता है, कौन निकालने के लिए? समझ में आया? क्वेश्चन देख रहे उलट गया, तो बना लोगे ऐसे। और भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। और अम्लीय कौन बनाता था? HCl। कौन? HCl। अब देखिए दूसरा देखेंगे, सिक्रेटिन हार्मोन। क्या देखेंगे? सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन। क्या है बेचैन हो बाबू? सारा रंगदारी झाड़ देंगे, आ जाएंगे पिछवा, तो समझा? रंगदारी सब निकल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। बैल कहीं का, दांत फाड़ रहा है पीछे बैठ के, याद हुआ है तुमसे? बहुत मार मारेंगे। नोट्स बना रहे हो तुम लोग? अब लोग नोट्स बना रहे हैं? नोट्स नहीं बना तो इतना मार मारेंगे कि रद्द कर देंगे, समझ में आया? देखिए सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, यह अग्न्याशय को, अग्न्याशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। अब ये क्या नौटंकी नाद दिए सर, तो सुनो एक गधा सब, ये अग्न्याशय था जी, याद आ रहा है सभी को? ये अग्न्याशय था, दिख रहा अग्न्याशय? तो इसमें अग्न्याशयी रस निकलता है, क्योंकि अग्न्याशय तो रस निकलेगा, तो रस जब निकलता है तो उसको उत्तेजित कौन करता है कि निकल भाई भोजन आ गया पचाने चलो, तो उसको उत्तेजित कौन करता है? तो वो करता है सिक्रेटिन हार्मोन। अब क्लियर हो रहा है सभी को? बताइए किसी को डाउट है? देखिए वही चीज लिखा है, यह अग्न्याशय को, अग्न्याशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। स्रावित का मतलब निकलने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। कौन करता है बताइए? सिक्रेटिन हार्मोन। कौन करता है? सिक्रेटिन हार्मोन। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी भी बच्चे को याद हो गया यहां तक? यह अग्न्याशय को अग्न्याशयी रस से स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके, तभी भोजन अच्छा से पचेगा। क्योंकि ये एक ऐसा, ये अग्न्याशयी रस ऐसा है जो पूर्ण पाचन करता है। अग्न्याशयी रस एक ऐसा रस है जो पूरा चीज को पचा देगा, जितना चीज खाओगे उसको पचा देगा। कौन पचाएगा? अग्न्याशयी रस। कौन पचाएगा? तो इसीलिए वहां लिखा है ताकि भोजन को सरलता से पच सके। क्या हो जाए? सरलता पूर्वक पच सके। बताइए किसी को डाउट है? तो ये बताइए, यह अग्न्याशयी को अग्न्याशयी रस से निकलने के लिए उत्तेजित कौन करता है? सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? अगले चले, दोनों हार्मोन हम लोग देख लिए। बताइए किसी को डाउट है? हम लोग शांति रहो, छोटी याद के सबसे पहला भाग हम लोग पढ़ लिए डिओडिनम को। ये कैसे क्या होता है? दो हार्मोन पाया जाता है, कौन कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये पित्त को निकालता है, और सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो किस चीज को निकालता है? अग्न्याशयी रस को निकालता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना है सभी को। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सर नोट में करके लिखे है कि अग्न्याशय होता क्या है। अग्न्याशय को नहीं देखे थे, पित्त को देख लिए थे, यकृत को देख लिए थे, लेकिन अग्न्याशय तो नहीं देखे थे। अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सुनिए, अग्न्याशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम? 3। और यह तीनों पूर्ण पाचन करते हैं, यानी ये तीनों चीज मिलके सारा चीज को पचा देता है। यानी मेन मुख्य रूप से कितने चीज? 3। कितने? 3। तो कोई पूछेगा कौन ऐसा बॉडी का अंग है जो पूर्ण पाचन का कार्य करता है? तो अग्न्याशय। कौन करता है? अग्न्याशय। ये पूर्ण पाचन करता है, पूरा चीज को पचा देगा। समझ रहे हो? जैसे दांत से हम लोग थोड़ा सा कुछ रहे थे, अग्न्याशय में कुछ पच रहा था छोटी हाथ में,
लेकिन ये अगर पड़ जाए तुरंत ना तो पहले ही पचा देगा। कौन? अग्न्याशय। समझ में आया? तो ये पूर्ण पाचन का कार्य करता है। क्या करता है? पूर्ण पाचन का कार्य करता है। तो इसमें कितने एंजाइम निकलते हैं? 3। पहला का नाम है ट्रिप्सिन और इमाइलेज और लाइपेज कौन? लाइपेज। बताइए कौन कौन, फटाफट बताइए। ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो यह प्रोटीन को, बोलिए, यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। यह प्रोटीन को पचा के किस में बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है बाबू? पेप्टाइड में। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है? अगला, यह स्टार्च यानी मंड को शर्करा में बदल देता है। यानी कोई पूछेगा एमाइलेज का कार्य क्या होता है? स्टार्च यानी मंड, इसी को चोकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोकर। तो उसको बदल के शर्करा में कौन बदल देता है? एमाइलेज। और लाइपेज का कार्य क्या होता है इसके देखेंगे। बताइए किसी को डिटेल में समझ में आ गया ये चीज? अग्न्याशय में कितने एंजाइम? 3। अग्न्याशय में कितने एंजाइम? 3। कौन कौन? ट्रिप्सिन, भूल गया सर, लाइपेज और इमाइलेज। बोलो यार, काहे डर रहे हो लोग? याद है? चलिए अब हम लोग देखेंगे इलियम। शांत हो जाओ। छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग का नाम क्या है? इलियम। सबसे नीचे क्या पाया जाता है? इसके बाद से भोजन नहीं पचेगा। देखिए, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? छोटी आंत का अंतिम भाग क्या होता है? इलियम। क्या होता है? इलियम। बताइए किसी को डाउट है इसमें? यह भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ भोजन का क्या क्या होता है? पचता भी है और अवशोषण भी होता है। जैसे जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। हमारा डायरेक्ट कोशिका एब्जॉर्ब करती है। समझ में आया? तो ये बताइए, तो कोई पूछे कि ये बताइए भोजन जो होता है, भोजन का अवशोषण और पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में यानी इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में। अवशोषण और पाचन कहाँ होता है? इलियम में। अगला, यहां से कई प्रकार के आंत रस निकलती है। क्या निकलती है? कई प्रकार से क्या निकलती है? आंत रस निकलता है। क्या निकलता है? आंत रस निकलता है। तो कोई भी पूछ दे कि इलियम से क्या क्या कई प्रकार के आंत रस निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। भोजन का अंतिम पाचन होता है, यानी भोजन इसके बाद से भी पचता है क्या कहीं? नहीं। लास्ट पाचन यहीं पे खत्म हो जाता है। कहाँ पे? इलियम में। लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछता है। पूछेगा अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत दिया होगा तो छोटी आंत में मार देंगे। अगर उसमें दिया होगा इलियम तो इलियम पे मारेंगे। समझ में यार? बताइए किसी को डाउट है? अगला पॉइंट हमने ये बताया आपको नोट में कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सुने हो? कोई कोई कहता है कि भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है। क्या कर देता है? जो हमारे बॉडी में एंजाइम निकलते हैं उसको क्या कर देता है? पतला कर देगा। और जब पतला कर देगा तो भोजन अच्छा से पचेगा? नहीं पचेगा। भोजन अच्छा से पचेगा तो भोजन करते ही धक घखोर नहीं लेना है। एक लेके दू लोटा बैठा रहता है, सब तुरंत खाएगा, सब मारेगा, घट 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 पूरा धके लपेट देगा सब। वैसे नहीं करना है। समझ में आया सभी को? किसी को डाउट है इस चीज में? किसी भी बच्चे को याद हो गया यहां तक? तो ये याद रखना लोग को, भोजन के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। अगला, बड़ी आंत। अब छोटी आंत को डिटेल में देख लिए, तो अब कहाँ आ गए? बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में सुनिए, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या बड़ी आंत में भोजन पचता है? भोजन का तो पाचन खत्म हो गया। तो यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? भोजन का भी अवशोषण होता है क्या? नहीं, भोजन का नहीं, केवल जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। क्लियर है सभी को? अगला, बड़ी आंत के कितने भाग? 3। पहला सीकम, कोलोन और रेक्टम, या इसी को मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाशय। सीकम, कोलोन और रेक्टम, या इसी को क्या कहते हैं? मलाशय। बताइए किसी को डाउट है? यहां तक सीख गए हम लोग? तो बड़ी आंत के कितने भाग? 3। सीकम, कोलोन, रेक्टम या मलाशय। रेक्टम या मलाशय। आगे ले चले। अगला,
सबसे महत्वपूर्ण, यहां से ये चीज याद कर लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना लो। अब तो खत्म हो गया डाइजेशन सिस्टम, कैसे कैसे भोजन गया है, कहां से कहां, इस स्ट्रक्चर को याद करो, ठीक है। कहां क्या हुआ है भोजन की, इसके बारे में समझेंगे। सुनिए, जैसे पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है कि नहीं है, एकदम है। पाचन का संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है, यानी कोई पूछेगा पाचन का संपूर्ण क्रिया कितने प्रकार से हो जाती है, 5 जगह से ये भोजन का क्या हो जाता है, पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो उसी को देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, समझ में आया। 5 जगह को देख लेंगे, ये चैप्टर खत्म। सुनिए तो समझिए मेरा बात। पहला क्या है, अंतः ग्रहण। अंतः ग्रहण का मतलब होता है भोजन उठाए खा लिए तो उसे क्या कहेंगे, अंतः ग्रहण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंतः ग्रहण, यानी भोजन को निगलने की क्रिया है, इसे क्या कहते हैं, अंतः ग्रहण। तो पहला कार्य क्या करते हैं हम लोग, भोजन को निगलते हैं यानी खाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, तो उसे क्या कहिएगा, अंतः ग्रहण। अंतः मतलब नहीं समझ रहे हो, अंतः, अंतः ग्रहण, ग्रहण मतलब खाना। दूसरा पाचन, क्या देखेंगे, पाचन, यह भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। यानी ये छोटे छोटे जो, थोड़ा सा रुक जी, जो भोज्य पदार्थ है उसको छोटे छोटे सरल पदार्थों में कौन तोड़ देता है, तो उसे क्या कहते हैं, पाचन। यानी भोजन क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पाचन। ये पढ़ाए हैं पाचन में, शुरू में ही बताए थे कि सरल रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन। बताइए किसी को डाउट है, आप बताइए। दूसरा भी हम लोग सीख गए, पहले अंतःग्रहण किए खाए, दूसरा पच गया, पच गया। अब तीसरा क्या होगा, तो अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण, क्योंकि जल तो नहीं पचता है ना, तो उसका क्या होगा, अवशोषण। तो यह देखिए क्या लिखा है, पचे भोज्य पदार्थों को कोशिका क्या कर लेता है, सोख लेता है। यानी जो कोशिका हमारे बॉडी में पाया जाता है उसको, जो मान के चलो अवशिष्ट पदार्थ है उसको तो बाहर कर देगा, जितना उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, मिनरल्स जो रहेगा उसको कोशिका क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी ले लेगा, अवशोषण कर लेगा। समझ में आया, तभी ना हम लोग जी रहे हैं जी, नहीं तो खाली खाते और वो अवशिष्ट पदार्थ के रास्ते से निकाल देते, तो क्या कोई फायदा होता नहीं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि पचे भोज्य पदार्थों को कोशिका क्या कर लेता है, सोख लेता है। उसमें जो अच्छा अच्छा चीज होता है उसको कोशिका क्या कर लेती है, रख लेती है। जैसे मंडी नहीं होता है जी, आलू 10 रुपए किलो, प्याज, लहसुन, तो वैसे ही जहां उनमें सब कुछ रहता है तो कहेगा हड्डी, कैल्शियम है भाई, तू कहेगा हाँ, तो कैल्शियम वाला दौड़ के जाएगा, कहेगा कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, कैल्शियम ले लेगा। ब्रेन कहेगा सोडियम लाए हैं, तो हाँ हाँ सोडियम है, सोडियम ले लेगा। तो वैसे ही कोशिका जब से एब्जॉर्ब करता है सब कोई अपने में बांट लेता है। जैसे नहीं लगता है जी मंडी, समझ में आया सभी को। अगला अगला चौथा पॉइंट, स्वांगीकरण। क्या होता है, स्वांगीकरण, इसका मतलब क्या होता है, तो सुनिए, पचे भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। अब हमको ऊर्जा मिल गया, खा लिए, कोशिका भी ले लिया, तो ऊर्जा मिलेगा जी, तो वो क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। क्या कहलाएगा, अब खाए हैं तो ऊर्जा मिलेगा ना जी, तो उसे क्या कहिएगा, स्वांगीकरण। क्या कहिएगा, अब बताइए किसी को डाउट है, बताइए किसी बच्चे को। तो यानी हमारे पचे भोज्य पदार्थों से हमको ऊर्जा मिल गया तो क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। अगला लास्ट वाला मल प्रत्याग। क्या होगा, मल प्रत्याग, यानी पचने के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, मल प्रत्याग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल प्रत्याग। यानी पचने के बाद जो भोजन होते हैं जिसमें अवशिष्ट पदार्थ जो बचा होता है, गंदा पदार्थ जो बचा होता है, उसको बॉडी से बाहर करेंगे, बोलो, तो उसे क्या कहते हैं, मल प्रत्याग। क्या कहते हैं, क्लियर है सारे बच्चे को, किसी भी बच्चे को डाउट है इस चीज में, तो याद हो गया ये सभी को। तो मल प्रत्याग किसे कहते हैं, तो पचने के बाद जो बचा हुआ था अवशिष्ट पदार्थ जो बचा होता है, गंदा पदार्थ, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मल प्रत्याग। और भोजन से हमको ऊर्जा मिल गया तो उसे क्या कहिएगा, स्वांगीकरण। और ये बताइए, पचे हुए भोज्य पदार्थ को कोशिका सोख लेता है तो उसे क्या कहिएगा, अवशोषण। और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा भोजन तो क्या कहलाएगा, पाचन। और हम खा लेंगे भोजन को तो अंतः ग्रहण।
बताइए पूरा चीज याद हो गया कि नहीं? पाचन तंत्र से आज से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो भूलिएगा, एक एक डिटेल में हम लोग पढ़ लिए पाचन तंत्र को। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? चलिए अब आगे मिलते हैं। जय हिंद।